कभी कभी प्यार से भरा मन भी रिक्त होता है। सरोज जी अपने तीनों बेटे और बहू को बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही अपने पति का फोटो देखते हुए कहती है, देखिए जी, आपके जाते ही आपके सरोज का क्या हाल हो गया है इन 6 महीनों में। जब तक आपका साथ था तीनों बच्चों ने मेरा पूरा ख्याल रखा, भरपूर प्यार और सम्मान दिया, पर आपके जाते ही मैं सब पर बोझ बन गई हूँ। अब यही दिन देखने को बाकी रह गया है। अब एक माँ का भी बंटवारा होगा। ये कैसे मझधार में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे भी साथ ले चलते अपने साथ, तो आज मेरा मन इस तरह न कचोटता। मैंने आज तक अपने तीनों बच्चों को बराबर प्यार दिया और बदले में ये लोग मुझे टुकड़ों में बांटना चाहते हैं ताकि मैं इन सब के बीच पिसती रहूं, कभी इस घर तो कभी उस घर। जिस औरत का मान सम्मान ससुराल से मायके तक हुआ, आज उसकी ऐसी दयनीय स्थिति। ना, मैं इन लोगों के बीच पिसने वाली नहीं हूं और ना ही किसी के ऊपर बोझ बनूंगी। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है तब तक मैं अपने आदर्शों पर ही चलूंगी। एक माँ कभी कमजोर नहीं हो सकती। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसी घर में और आपके यादों के सहारे व्यतीत करूंगी। मुझे नहीं बनना बेटे बहू के हाथों की कठपुतली। मैं आज तक अपने अनुसार जीवन को जिया है, आगे भी अपने अनुसार ही जिंदगी जीऊंगी। मैं कल सुबह ही इन लोगों को अपना फैसला सुना दूंगी कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी और ना मेरे जीते जी आपके कमाए संपत्ति को बेचकर पैसों का बंटवारा होगा। सेवा किसी को नहीं करना है, पर संपत्ति सबको बराबर चाहिए। पर अब मैंने भी इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ चुकी और परख भी चुकी, इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहता है। रात भर सरोज जी इसी उदेरपुर में काट दी। सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके सरोज जी डाइनिंग हॉल में आई, जहां सभी नाश्ता कर रहे थे। सरोज जी भी जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। नाश्ता का प्लेट बड़ी बहू ने बढ़ाया तो लेकर खाने लगी। पहला निवाला डाला ही था कि बड़ा बेटा दीपक पूछता है, तो माँ आपने क्या सोचा। पहला निवाला खत्म करके सरोज जी सभी बेटे बहू को एक सरगी नजर से देखते हुए कहती, अब सोचना क्या है, जो जैसे चल रहा है बस वैसे ही चलेगा। सरोज जी का दूसरा बेटा प्रकाश सरोज जी की पहेली वाली बात सुनकर कहता है, मतलब क्या है माँ आपका, मैं समझा नहीं। अब समझना कैसा बेटा, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं जिंदा हूं मैं यहीं इसी घर में रहूंगी, किसी के घर नहीं जाऊंगी और ना ही ये दोनों मकान बिकेगा और ना ही किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। ये तेरे पापा की निशानी है जो मेरे जीते जी कभी ना बिकेगी। पर माँ आप अकेले कैसे रहेंगी यहाँ, छोटा बेटा सूरज बोला। रह लूंगी बेटा, जैसे पहले तेरे पापा के साथ रहती थी ठीक वैसे ही रह लूंगी। पहले भी तुम लोगों ने हमें अपने हमारे हाल पर छोड़ रखा था, आज भी वही होगा। सरोज जी अपने तीनों बेटों पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि तभी बड़ा बेटा दीपक कहता है, पर माँ पहले पापा थे आपके साथ और अब आप अकेले कैसे रहेंगी। हाँ माँ, बड़े भैया सही कह रहे हैं। देखिए अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए आपको चलना ही होगा हमारे साथ। छोटा बेटा सूरज भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है। अभी छोटे बेटे की बात खत्म ही हुई थी कि तभी मझला बेटा प्रकाश कहता है, और क्या माँ, बड़े भैया और सूरज सही तो कह रहे हैं। अरे अकेले यहाँ कैसे रहेंगे आप,
और लोग क्या कहेंगे कि 3 3 बेटे बहू के रहते बूढ़ी माँ अकेली अपना जीवन बसर कर रही है। थोड़ा तो सोचिए माँ। तीनों लालची बेटों की बात सुनकर सरोज जी कहती है, जीवन के कैसे कैसे दौर गुजारे हैं मैंने, फिर ये क्या है, कुछ भी तो नहीं। और रही दुनिया समाज और लोगों की, तो वो तो यूं ही बोलते रहेंगे, क्योंकि जब तुम लोगों को उस समय हमारी परवाह नहीं थी, जब हमें और तुम्हारे बाबूजी को तुम लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो अब क्यों? उस समय तो तुम लोगों ने ये कहकर हमें अपने साथ रहने रखने से मना कर दिया कि आप लोगों की जिम्मेदारी अभी से कौन उठाएगा। तुम लोगों को अपने माँ बाप को बैठाकर खिलाना भारी लग रहा था, यहाँ तक कि तुम लोगों के घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं था, तो अब क्यों? और वैसे भी तुम लोगों ने के कहने पर 6 माह तुम लोगों के साथ बिता चुकी हूँ और तुम लोगों को अच्छे से समझ भी चुकी हूँ। इसलिए तुम लोगों के घर रहकर मैं अपना आत्मसम्मान दांव पर नहीं लगाना चाहती। देखो, मैं अब ज्यादा बोलना नहीं चाहती, नहीं तो तुम सबको बुरा लग जाएगा। मैंने देख लिया इन 6 महीनों में तुम सबके साथ बिताकर। दर्द की हल्की टीस के साथ सरोज जी कहती हैं, पर माँ जी आप ऐसे कैसे रहेंगी? बड़ी बहू बड़े बेटे दीपक के इशारा करने पर बोलती है, जिसे सुनकर सरोज जी कहती है, तो रहने दे बिम्मी, मेरी चिंता छोड़ दे, अपने और अपने पति की और बच्चों की कर। अरे तेरे घर पर मात्र 15 दिन बिताए होंगे कि तुझे तो मैं बोझ लगने लगी। ये मत छूना, ये मत करना, एक कमरे में रहना, बात बात पर मुंह घुमाकर बातें करना और मौका मिलते ही दीपक को कहना, बुढ़ी से जल्दी से प्रॉपर्टी लिखवाओ और यहाँ से रफा दफा करो। यही कहती थी ना बड़ी बहू, अभी जब मेरे पास धन संपत्ति है तब तू ऐसा कहती है, और भगवान न करे जब सारी संपत्ति तुम सबके नाम हो गई तो तुम लोग तो मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ोगे। ना बाबा, मेरे से ना हो पाएगा तेरे साथ रहना, कटाक्ष करते हुए सरोज जी कहती हैं। तभी दूसरी नंबर वाली बहू नेहा बोली, माँ जी मेरे घर में तो आपको कोई तकलीफ नहीं है ना? अरे क्या बोल रही है नेहा, तेरे घर में? ऐसा कहकर सरोज जी कटाक्ष वाली हंसी हंसते हुए कहती है, तेरे घर में मन का सुकून नहीं है, मन को मार कर जीना पड़ता है, इच्छाओं को दबाकर जीना पड़ता है। एक तो तू खुद बात नहीं करती, ऊपर से मेरे बेटे और बच्चों को भी मेरे से बात करने से मना करती है, और तेरे हाथों के खाने से भगवान ही बचाए, कभी उबला तो कभी कच्चा पक्का खाना तो कभी बासी खाना नहीं खाया जाता बहू। अब इस उम्र में, उम्र हो चली है तो खाने से ही थोड़ी ताकत आती है, पर तेरा साथ में आए गए सभी लोगों के सामने बातों बातों में मेरा अपमान करना नहीं सहन होता है। 2 दिन तेरे पास क्या रही, तूने तो मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ा। वो तेरा तेवर जो सीधा मुझ पर कटाक्ष करती है, बैठकर खाने वाला। अरे जिस बच्चों को पालने में हमारी सारी जमा पूंजी निकल गई, उसकी पत्नी हमें बैठकर खाने वाले की दुहाई देगी, और वो भी ऐसा खाना जो कंठ से नीचे नहीं उतरती है। कहते कहते सरोज जी की आंखों से आंसू के मोती तैर उठे। सासू माँ की बातें सुन छोटी बहू नीमा डरते डरते कहती, तो माँ जी आप मेरे साथ कहकर चुप हो जाती है। तू तो चुप ही रहे तो बेहतर होगा नीमा, तू तो सारे कसर पूरे कर दिए, तूने तो कहीं कभी नहीं छोड़ा। अरे जो पति को नहीं लगा पाती वो मुझे क्या संभालेगी? तेरे घर में तो तेरा आतंक चलता है, खाना पीना तो दूर, तू तो मुझे पूरी नौकरानी ही बना कर रखी थी। तभी तो अपनी माँ से बोल रही थी कि अच्छा हुआ जो मैंने सासू माँ को अपने पास बुला लिया। अरे फ्री की नौकरानी मिल गई है तो 1 पैसा भी
नहीं लेती और बदले में सारे घर का काम करती है और तो और संपत्ति भी भर भर कर देगी। तूने तो सारी हदें पार कर दी नी माँ, तुझसे तो बात भी करने का दिल नहीं करता है, पर क्या करूं, बच्चे का मोह था इसलिए झेल लेती हूँ। पलकों पर अटके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है सरोज जी। वक्त के हाथों मजबूर तीनों बेटे शर्मिंदगी से सिर झुका लिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया, क्योंकि अब तक जो वे लोग कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ दौलत के लालच में फंसकर। दरअसल सरोज जी के पति ने अपने जीते जी करोड़ों की संपत्ति बना रखे थे, जिस पर तीनों बेटों की नजर थी। तीनों बेटे कहीं न कहीं ये सोचकर अपनी माँ को अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि सरोज जी के पास करोड़ों की संपत्ति थी, इसलिए तीनों अपने अपने हिसाब से अपनी माँ को खुश करना चाहते थे, ताकि सरोज जी किसी एक बेटे को प्रॉपर्टी लिख दें। पर उन सबकी इच्छा बनकर ही रह गई, क्योंकि सरोज जी अपनी सारी संपत्ति अपनी ननद के बेटे मोहित को देना चाहती थी। दरअसल मोहित ही सच्चे मायने में उनका सपना सगा बेटा जैसा था, क्योंकि वही था जो हर सुख दुख में विपत्ति में सरोज जी का सच्चा साथी था। यहाँ तक कि सरोज जी के पति की बीमारी में भी वो हरदम उनके साथ खड़ा रहता, बिना किसी लोभ लालच के। मोहित बचपन से ही अपने मामा मामी के पास रहा, क्योंकि उनके बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया और उनके पिताजी उसकी माँ के जाने के बाद दूसरी शादी कर लिए थे। उसकी सौतेली माँ बहुत बूढ़ी थी, मोहित को कभी देखना पसंद नहीं करती थी और एक दिन उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब जाकर सरोज जी ने मोहित को अपने पास रख लिया और अपने बेटों के साथ उसकी परवरिश की। पर कहते हैं ना, अपने खून से ज्यादा कभी कभी पराया खून अपना हो जाता है। बस यही हुआ सरोज जी के साथ। जब उनके पति की तबीयत खराब रहने लगी, तब मोहित ने अपने काम धाम अपने परिवार को छोड़कर सरोज जी के पास आता और उनके पति को डॉक्टर के पास ले जाता और पैसे भी बिना किसी झिझक के खर्च कर देता। वही जब सरोज जी अपने तीनों बेटों को फोन पर कहती कि आकर कुछ दिन अपने बाबूजी की देखभाल कर दो और कुछ रुपए इलाज के लिए भेज दो, तो तीनों के तीनों 10 बहाने बोलकर भेजने से और आने से मना कर देता। परंतु आज जब संपत्ति की बात आई तो सबके सब मोम बन गए, क्योंकि उन तीनों को संपत्ति का लोभ हो गया। कहीं न कहीं उन्हें इसी बात का डर था कि कहीं उसकी माँ सारी संपत्ति उसके बुआ के बेटे को न दे दे, इसलिए पिता के मरने के बाद वे ये सब प्रपंच कर रहे थे। बिना कुछ बोले अगले दिन तीनों अपने अपने घर लौट गए। कुछ दिनों बाद मोहित अपनी मामी को अपने साथ ले जाने के लिए आया, पर सरोज जी ने यह कहकर मना कर दिया कि जब तक उनके हाथ पैर सलामत वह अपना गुजारा खुद कर लेगी, पर जिस दिन वो शरीर से लाचार हो जाएगी उस दिन उसके साथ जरूर जाएंगी। मोहित भी सरोज जी को भली भांति जानता था कि वे अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करेगी, बस इसलिए वो सरोज जी से जिद नहीं किया। पर हाँ, जब जब सरोज जी को उनकी जरूरत पड़ी वो भागकर जरूर आता था और अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाता था। इधर सरोज जी भी दिन भर के लिए अपनी पुरानी वाली काम वाली बाई रख ली और अपने हिसाब से जिंदगी जी रही थी। आधे फ्लैट में किराया लगा लिया और उन पैसों से अपना खाना पानी दवा दारू चला रही थी, पूरे आत्मसम्मान के साथ, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए हुए। प्रिय दोस्तों, समाज में माँ की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। पिता के जाते ही माँ बच्चों पर जैसे बोझ बन जाती है। नजरिया ही बदल जाता है बच्चों का माँ के प्रति। माँ की इच्छाओं को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। उनसे तो कुछ भी कहने का भी हक छीन लिया जाता है।
खाने पीने की इच्छाएं तो जैसे गिरवी रख दी जाती है बेटे बहुओं के पास। इसलिए बहुत सारी माएँ अकेले ही रहती हैं और अपने अनुसार ही जीती हैं, जो कहीं ना कहीं सही भी है। कम से कम उनका आत्मसम्मान तो सुरक्षित रहता है।